लाखों बच्चों का सपना, उनकी मेहनत और रात दिन की पढ़ाई क्या सिर्फ कुछ घंटों में बिक गई? नीट 2026 का पेपर लीक होना सिर्फ एक एग्जाम की खबर नहीं है। आखिर ये पेपर लीक कहां से हुआ, किसके हाथ लगी ये कॉन्फिडेंशियल जानकारी, ये कैसे एग्जीक्यूट किया गया, आज ये पूरा मामला कहां पर खड़ा है, क्या सच में दोषी लोगों को सजा मिलेगी या बात आई गई हो जाएगी? आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे मिस्ट्री को पूरा अनस्क्रिप्ट करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बात शुरू करते हैं सीकर में रहने वाले एक पीजी के मालिक से। पीजी चलाने वाले के बेटे, जो केरला में एमबीबीएस कर रहा था, उसने अपने पिताजी को एक हैंडराइटिंग गेस्ट पेपर की पीडीएफ फाइल 1 मई की रात को व्हाट्सएप पर भेजी। ये सोचकर कि पीजी में रहने वाले स्टूडेंट्स जो नीट की परीक्षा देने वाले हैं उनके काम आ जाएगा, पिता और पुत्र को अंदाजा नहीं था कि ये गेस्ट पेपर पूरे नीट पेपर लीक मामले को उजागर कर देगा। सुबह 3 मई को एग्जाम वाले दिन फादर ने पीजी में रहने वाली 4 लड़कियों को जो नीट दे रही थीं, उनको ये गैस पेपर देने की कोशिश की, लेकिन वो एग्जाम सेंटर के लिए निकल चुकी थीं। 3 मई को एग्जाम खत्म हुआ तो लड़कियां वापस आईं। फादर ने उन्हें वो गैस पेपर दिया। गैस पेपर देखते ही लड़कियां हैरान रह गईं कि वो पेपर असली नीट के पेपर से मैच हो रहा था। तभी उन्होंने पीजी में किराए पर रहने वाले केमिस्ट्री टीचर शशिकांत सुथार को बुलाकर वो वायरल पीडीएफ ठीक से चेक करवाया, जो कि एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। उन्होंने गेस्ट पेपर के केमिस्ट्री के सवालों को नीट के सवालों से मिलाया। कई सवाल सेम पाए। उन्हें ये नॉर्मल गेस्ट पेपर जैसा नहीं लगा, जिसमें टॉपिक सेम होता है पर ऑप्शंस अलग होती हैं, पर इसमें सवाल का वर्डिंग ऑप्शन से भी सेम थे। उन्होंने शक दूर करने के लिए अपने ही कोचिंग के बायोलॉजी के टीचर को बुलाया। वो भी हैरान हो गए कि इतने बड़े एग्जाम के क्वेश्चंस एक गेस्ट पेपर पे बिल्कुल सेम टू सेम हो सकते हैं। पैराग्राफ सेम, ऑप्शन सेम। केमिस्ट्री टीचर ने कहा मेरे सब्जेक्ट के सवाल एग्जैक्ट हैं। बायोलॉजी टीचर ने कहा मेरे सब्जेक्ट के भी एग्जैक्ट हैं। अब उन्हें यकीन हो गया था कि ये कोई आम गेस्ट पेपर नहीं, बल्कि पेपर लीक है। पीजी मालिक और किराएदार टीचर समझ गए कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, उन्हें इसके बारे में एसओजी को सूचित करना होगा। एसओजी टीम ही स्पेशली एग्जाम लीक और नकल माफिया को पकड़ती है। पीजी मालिक और टीचर दोनों एसओजी ऑफिस गए और बताया कि इस गेस्ट पेपर में ऐसे काफ़ी सवाल हैं जो नीट के एग्जाम में आए थे। एसओजी ऑफिसर ने गेस्ट पेपर लिया और उसको खुद से चेक कराया, तो एसओजी की जांच में भी बायोलॉजी के कई सवाल वर्ड टू वर्ड, ऑप्शन टू ऑप्शन, डायग्राम्स के साथ सेम आए। तभी एसओजी को भी लगा कि इतना मैच आम गेस्ट पेपर से नहीं हो सकता। 1-2 सवाल गैस हो सकते हैं, 20-25 सवाल एग्जैक्ट सेम गैस नहीं हो सकते। जब उनका शक पक्का हुआ तो उन्होंने जांच बढ़ाई और सबसे पहले उस केरला वाले लड़के से कांटेक्ट किया। उसने पूछा कि तुम्हारे पास ये फाइल कहाँ से आई, जिसने वो पीडीएफ फाइल सीकर में अपने फादर को भेजी थी। लड़का बोला कि मेरे दोस्त ने मुझे दी थी, उसे ये एक टेलीग्राम ग्रुप से मिली थी। एसओजी ने बोला जिस दोस्त ने भेजी या जिस ग्रुप में आई, उसका नाम, नंबर और चैट का स्क्रीनशॉट अभी भेजो। छात्र ने तुरंत ही सारी डिटेल्स एसओजी को व्हाट्सएप कर दी। डिटेल्स मिलने के बाद एसओजी ने उसके दोस्त से कांटेक्ट किया और उसने भी वही बताया कि उसे भी फाइल टेलीग्राम के ग्रुप से मिली। अब एसओजी समझ गई कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं, बल्कि एक चेन से चल रही है। एसओजी ने उन सारे नंबरों को अपने टेक्निकल सिस्टम पे लगा दिया ताकि पता चले कि ये पीडीएफ सबसे पहले किस टाइम और किस फ़ोन से भेजी गई थी। सिस्टम से पता चला कि ये पीडीएफ नीट के एग्जाम से काफ़ी पहले ही किसी फ़ोन पर बनी और फॉरवर्ड होना शुरू हो गई थी। इसका मतलब ये सिर्फ गेस्ट पेपर नहीं, बल्कि पहले से लीक हुआ नीट पेपर था। ट्रेसिंग से एक नाम सामने आया, विकास बिवाल, क्योंकि उसने भी शुरू में उसी ग्रुप में वो फाइल सेंड की थी। विकास को एसओजी ने पूछा कि तुम्हारे पास ये फाइल कहाँ से आई, तो उसने बताया कि सर ये पीडीएफ मुझे मेरे पापा ने दी थी। उन्होंने बोला था कि ये आखिरी टाइम का इम्पॉर्टेंट पेपर है, इसको पढ़ लें, और मैंने ये फाइल गेस्ट पेपर समझकर आगे दोस्तों को भी सेंड कर दी। जब एसओजी ने पूछा कि तेरे पापा के पास कहाँ से आई, तो विकास बोला कि मेरे पापा का एक जान पहचान वाला है, यश यादव, उसी के तरफ ली थी। एसओजी ने तुरंत विकास के पिता मांगीराम को पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया और पूछा कि ये गैस पेपर कहाँ से लिया। पहले तो मांगीराम बोला कि उसने दुकान से खरीदा, पर एसओजी को पहले ही मांगीराम के बेटे विकास ने बता दिया था कि पापा ने ये पेपर यश यादव से लिए थे। तो यहाँ पर मांगीराम घबरा गए और एसओजी ने मांगीराम के फ़ोन का डेटा भी रिकवर कर लिया था। फ़ोन में वही एग्जाम पेपर मिला जो नीट एग्जाम में आया था। व्हाट्सएप चैट मिली जिसमें पेपर यश से लेने की बात हुई थी। फ़ोन में शुभम खेरनार का नंबर मिला जो नीट लीक में आरोपी है। अधिकारियों के पास सारी डिटेल होने की वजह से वो मान गया कि उसने अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए यश से पैसे लेकर पेपर लिया था, कि 10 लाख में पेपर लिया था। इसके बाद अधिकारी यश के पास पहुंचे, मांगीराम के फोन से यश का पता लगाया, मांगीराम के बयानों पर यश को उठाया। यश को पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी था क्योंकि मांगीलाल आखिरी खरीदने वाला था, यश बीच का बेचने वाला था। यश के बिना एसओजी को ये पता ही नहीं चलता कि पेपर आया कहां से था। यश यादव गुरुग्राम का रहने वाला है। अधिकारी उसे गुरुग्राम से पकड़कर राजस्थान ऑफिस लाई। उसने माना कि उसने मांगीलाल बिवाल को पेपर बेचा था और इसने शुभम खेरनार का नाम दिया।
उसने बोला शुभम ही भी शख्स है जो सीधा एग्जाम लीक करने वाले से मिला हुआ है। मैं तो सिर्फ उससे पेपर लेके आगे बेचता हूँ और मांगी लाल से मेरी डील 10 लाख में हुई थी। यश ने शुभम को नासिक का रहने वाला बताया। अब तक केस सिर्फ सीकर जयपुर तक था, पर नासिक का नाम आते ही एसओजी को समझ आ गया था कि ये पूरे देश का नेटवर्क है, सिर्फ सीकर का नहीं। तो एसओजी ने केस को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई को इन्फॉर्म किया। 12 मई 2026 को पूरा केस एसओजी से सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। मतलब यश ही वो आदमी था जिसकी वजह से केस जयपुर से निकलकर नासिक तक पहुंचा और एसओजी से निकलकर सीबीआई तक पहुंचा। यश से मिले शुभम के फोन नंबर को ट्रेस करके सीबीआई शुभम के घर पहुंची और उसे सीबीआई सेव हाउस लेकर गई। वहां उससे पूछताछ हुई। सीबीआई ने उससे पूछा कि तेरे पास पेपर कहां से आया, तो बोला कि उसने धनंजय लोखंडे से लिया था और यश को दिया था 12 लाख में। जांच में खुलासा हुआ कि शुभम ने 29 अप्रैल को इस पेपर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवालों की पीडीएफ फाइल तैयार की थी। उसके परिवार के सदस्यों से भी घंटों पूछताछ की गई। जांच टीम ने उसके घर से कई संदिग्ध दस्तावेज, मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए थे, जिससे पता चला कि ये पूरा इंटरस्टेट मामला है। शुभम ने ज्यादा मुंह नहीं खोला था, इसीलिए सीबीआई ने उसको 2 बार रिमांड पे लिया, पहले 7 दिन फिर 5 दिन और, ताकि वो बाकी नाम भी बताए। पर बस एक नाम ही बताया, धनंजय लोखंडे। धनंजय लोखंडे को पकड़ने के लिए सीबीआई ने अहमदनगर पुलिस से कांटेक्ट किया, क्योंकि शुभम ने उसे अहमदनगर का रहने वाला बताया था और लोखंडे के नंबर से उसका पूरा पता भी मिल गया था। ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। एजेंसी इसे मास्टरमाइंड मानती है। इसने कई शहरों में एजेंट्स बनाए थे, जैसे शुभम, जो अमीर बच्चों को ढूंढ कर लाते थे और जो पेपर के लिए लाखों रुपए दे सकें। सीबीआई पूछताछ में इसने बताया कि इसने ही पेपर आगे बेचा था 10 लाख में। सीबीआई को पैसे की ट्रांजैक्शंस लोखंडे के फोन से मिल गई थी और इसने कई नए नामों के खुलासे भी किए, जैसे प्रहलाद कुलकर्णी, मनीषा बागमारे और शिवराज मोटेगांवकर। मनीषा बागमारे का पुणे में एक ब्यूटी पार्लर है। लोखंडे इसी से पेपर लेकर आगे देता था। केमिस्ट्री इसी से लिए थे। पहले पुणे पुलिस ने 14 मई 2026 को पुणे के बिब्वेवाड़ी सुखसागर नगर एरिया से मनीषा को पकड़ा। पुणे पुलिस ने पूछताछ करके मनीषा को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। सीबीआई की जांच मनीषा बागमारे पर लंबी चली। सीबीआई ने पूछा कि 27 अप्रैल को तुम्हें लीक पेपर किसने दिया, तो बोली कि उसे पेपर पीवी कुलकर्णी वाले महाराष्ट्र मॉड्यूल से मिला। कुलकर्णी एनटीए के पेपर सेटिंग पैनल में था और उसी सोसाइटी में रहता था। सीबीआई ने पूछा कि तुमने पेपर आगे किसे दिया, तो बोली 27 अप्रैल को पेपर धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार को दिया था। सीबीआई उसको कॉमन लिंक बोल रही है। वो स्टूडेंट्स को ट्यूशन टीचर ढूंढने के नाम पर कांटेक्ट करती थी। जो स्टूडेंट उसे लगता था कि वो पेपर खरीद सकता है, उसे लीक गैंग में जोड़ती थी। मनीषा वाघमारे ने अपनी 10 दिन की रिमांड में 2 बड़े नाम लिए। ये वही नाम थे जो धनंजय ने बताए थे, कुलकर्णी और मनीषा मंथरे। बोली केमिस्ट्री हिस्ट्री के पेपर में कुलकर्णी से लेती थी। मनीषा मंथरे के थ्रू भी कुलकर्णी पेपर आगे बेचता था। 3 मई को एग्जाम खत्म होने के बाद मनीषा ने सबूत मिटाने के लिए लीक्ड पेपर जला दिए थे कि किसी को पता न चले कि एग्जाम लीक हुआ है। अब सीबीआई मनीषा मंथरे को ढूंढने निकली। मंथरे पुणे के मॉडर्न कॉलेज की सीनियर बॉटनी टीचर हैं। वो 2002 से एमएससी बॉटनी पढ़ा रही हैं। 7 महीने में रिटायर होने वाली थी। एनटीए ने इसे नीट यूजी 2026 के लिए बॉटनी और जियोलॉजी की एक्सपर्ट बनाया था, इसलिए उसे दोनों पेपर का पूरा एक्सेस था। पुणे के गंगा ओशियन पार्क सोसाइटी, उसके घर पे सीबीआई ने सर्च किया। ये वही सोसाइटी है जहां मनीषा वाघमारे भी रहती। उसके लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल जब्त हुए। सीबीआई के मुताबिक उसने अपने पुणे वाले घर पर बॉटनी और जियोलॉजी के लीक सवाल से डिक्टेट करवाए, छात्रों से नोटबुक में लिखवाया और टेक्स्ट बुक में मार्क करवाया। धारे ने शुरू में कहा वो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाती है, लेकिन जब सीबीआई ने उसके फोन से बरामद हैंड रिटन फोटो और छात्रों के नोट्स दिखाए तो उसने स्पेशल क्लास लेने की बात कबूली। प्रहलाद कुलकर्णी उर्फ पीवी कुलकर्णी, लातूर का रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर, प्राइवेट कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का हेड रहा। एनटीए के पेपर सेटिंग पैनल में कई सालों से था। कुलकर्णी ने माना कि वो एनटीए का केमिस्ट्री एक्सपर्ट है और उसके पास केमिस्ट्री के 90 में से 40-50 क्वेश्चंस का एक्सेस था। उसने वही क्वेश्चंस अपने हाथ से लिखकर मनीषा वाघमारे को दिए थे। सीबीआई की जांच में आया कि कुलकर्णी ने अप्रैल के लास्ट वीक में अपने घर पर एक सीक्रेट क्लास ली थी। उस क्लास में उसने 5-6 स्टूडेंट्स को लीक्ड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लिखवाए थे। पूछताछ में शिवराज मोटेगांवकर का नाम भी लिया, जो एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट है, कि मैंने उसे 23 अप्रैल को ही पेपर भेज दिए थे, मतलब एग्जाम से 10 दिन पहले। जिसे छात्र प्यार से एम सर कहते हैं, वो लातूर में रेणुकाई क्लासेस का संस्थापक है। सीबीआई ने 14 मई 2026 को शिवाजी नगर में उसके निवास पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने शिवराज के घर और कोचिंग पर तलाशी ली। तलाशी में केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर मिला, जिसमें वही सवाल थे जो 3 मई 2026 की नीट परीक्षा में पूछे गए थे। फोन से भी फाइल्स मिली। ज्यादातर उसने पेपर व्हाट्सएप से लीक नहीं किया, बल्कि हाथ से लिखकर लीक किया, ताकि टेक्निकल ट्रेस न मिले। 3 मई को नीट एग्जाम था। उससे 6 दिन पहले 27 अप्रैल को उसने छात्रों के लिए एक मॉक टेस्ट लिया
और 60 पन्नों के हस्तलिखित नोट्स भेजे। उसमें 135 सवाल असली नीट पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे, पर उसने हमेशा उसे एक गेस पेपर ही कहा। लेकिन सीबीआई का कहना है वही असली लीक पेपर था। उसके कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें वो क्लास में कह रहा है, मेरे गेस पेपर से नीट में कितने सवाल आए? बच्चे बोले, सर 45 में से 42। इतनी गिरफ्तारियां होने के बाद बात पूरे देश में फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर #नीट लीक, नीट पेपर लीक ट्रेंड होने लगा। पीडीएफ्स के स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे। बात सारे चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज बन गई, आम जनता में आग की तरह फैल गई। और जब सीबीआई शिवराज का फोन डेटा रिकवर कर रही थी तो फाइल्स में एक नाम सामने आया, मनीषा हवलदार। इन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नीट यूजी परीक्षा के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट की आधिकारिक ट्रांसलेटर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में नियुक्त किया गया था। इस रैंक पर होने के कारण उनके पास सारे प्रश्न पत्रों का सीधा एक्सेस था। सीबीआई ने शिवराज के फोन में हवलदार का जिक्र होने के कारण इन्हें शक के घेरे में किया, क्योंकि इतनी हाई प्रोफाइल ऑफिसर का जिक्र उसके फोन में होना कोई इत्तेफाक नहीं था। इसीलिए एजेंसी मनीषा के पूना वाले घर पहुंची और पूछताछ के लिए लेकर गई। शुरू में उसने झूठ बोला कि उसने किसी भी तरह की गोपनीय सामग्री लीक नहीं की है। एक शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण सवाल और परीक्षा की तैयारी करवाना उसका कर्तव्य था और उसने वही किया। एजेंसी ने उसका शिवराज के साथ लिंक दिखाया तो मनीषा मानी कि हाँ, उसने फिजिक्स के सवाल याददाश्त के आधार पर दोबारा नोट्स बनाए थे और वो नोट्स उसने तेजस शाह को दिए थे। जिस दिन मनीषा पकड़ी गई, स्कूल ने तभी उसे सस्पेंड कर दिया था। सीबीआई जांच में पाया गया कि मनी ने फिजिक्स के एग्जाम्स अपने तरीके से तैयार किए थे और उसे बच्चों को बेचा था। और सीबीआई ने जब इसका फोन डेटा रिकवर किया तो उन्हें एक नंबर पर शक हुआ जो गॉड नेम से सेव था, क्योंकि व्हाट्सएप पर हुई दोनों की बात को बहुत बार डिलीट किया गया था। और इसी नंबर से हवलदार के पति को 20,000 भेजे हुए थे, जिसके बारे में सीबीआई बोली कि ये तो सिर्फ ऑनलाइन ट्रेल है। हवलदार और शाह के बीच कैश में भी बड़ा लेन देन हुआ है। तेजस पुणे की प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स फैकल्टी था। वो नीट के बच्चों को पढ़ाता था और उन्हें हवलदार से मिले नोट्स देता था। पूछताछ में बताया कि मैं चैप्टर्स पर डाउट क्लियर करने के लिए मैडम से मिला था। मैडम ने फिजिक्स के सवाल मुझे बोल के लिखाए थे और मैंने वही नोट्स शिवराज को दिए थे। तेजस का कहना है कि उसने बस नोट्स बनाकर शिवराज को दिए थे, जो मैंने बच्चों की मदद करने के लिए बनाए थे। पर सीबीआई को शाह की डायरी में वही कॉपी मिली जो असली नीट में आए थे। पूरे लीक में 3 लेडीज गैंग पाई गईं, मनीषा वाघमारे जो कि ब्यूटिशियन हैं, मनीषा मंथरे जो कि बॉटनी लेक्चरर हैं और मनीषा हवलदार जो प्रिंसिपल और फिजिक्स एक्सपर्ट हैं। इन्हीं के बीच सीबीआई ने शिवराज के बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया था, जो कि खुद डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था। उसके पास भी नोट्स मिले थे। उसने डॉक्टर मनोज शिरूरे का नाम लिया, बोला कि मेरे पापा को केमिस्ट्री के सवाल डॉक्टर मनोज शिरूरे और पीवी कुलकर्णी के नेटवर्क से मिले थे। शिरूरे अंकल ने मेरे समेत 3 खास छात्रों के लिए भी ये नोट्स बनाए थे। डॉक्टर लातूर के बड़े बाल रोग विशेषज्ञ, जूना औसा रोड पर खुद का प्रसिद्ध बाल अस्पताल चलाता है। पत्नी भी डॉक्टर हैं और बेटा 2026 में नीट का कैंडिडेट था। शिवराज ने बताया था कि पेपर 5 लाख में बेचा था। पैसा शिरूरे ने अपनी बहन के अकाउंट से ट्रांसफर किया था। सीबीआई ने कहा वैध होता तो बहन के अकाउंट में क्यों भेजते। इसी शक में सीबीआई ने शिरूरे को पकड़ा। सीबीआई 3 दिन लातूर में डेरा डाले रही। फिर शिरूरे के अस्पताल में 4.5 घंटे छापा मारकर वित्तीय दस्तावेज और बेनामी फोन जब्त किए और पूछताछ के लिए लेके गई। पूछताछ में शिरूरे ने बताया कि मेरा बेटा भी एग्जाम दे रहा था। उसका MBBS पक्का कराने के लिए मैंने शिवराज से गैस पेपर खरीदे थे और 5 लाख बहन के खाते से भेजे थे। केमिस्ट्री पेपर 3 छात्रों को बांटे। शिवराज मोटे गांवकर का बेटा, शिवराज की भतीजी, शिवराज का भतीजा, इनके लिए उसके फ्लैट पर स्पेशल क्लासेस चलाई गई थी। सीबीआई का कहना है कि हवलदार NTA एक्सपर्ट थी। उसने फिजिक्स के सवाल लीक किए। तेजस ने उससे 20,000 में सवाल लिए। तेजस ने वही सवाल शिवराज मोटेगांवकर को दिए। सीबीआई का कहना है कि शिरूरे ने कुलकर्णी से केमिस्ट्री के सवाल लेकर 3 छात्रों को बांटे। उसने 5 लाख बहन के खाते से भेजे। वो पहला पेरेंट आरोपी है और छात्रों को फंसाने वाला दलाल भी। अभी तक लगभग 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई का कहना है कि ये कोई अचानक लीक नहीं, पूरी साजिश है। NTA की पूर्व एक्सपर्ट मनीषा हवलदार ने सवाल हाथ से नोट किए थे। पीवी कुलकर्णी ने केमिस्ट्री के सवाल, फिर पुणे की एपमा और लातूर की RCC कोचिंग के टीचरों तेजस शाह, शिवराज के जरिए शुभम खैरनार ने 60 पेज की हस्तलिखित PDF बनाई। PDF 5 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली में 5 लाख से 10 लाख रुपए में बेची गई। डॉक्टर शिरूरे जैसे पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए खरीदी थी। सीबीआई ने कहा जांच जारी है। 49 जगह रेड की। लातूर नांदेड़ के 5 डॉक्टर रडार पर हैं। टेलीग्राम चैनल से कितने छात्रों ने पेपर लिया ये पता कर रहे हैं। सभी 13 की हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ाई गई है। जांच के बाद 3 मई के हुए एग्जाम को रद्द कर दिया गया। 12 मई को NTA ने बोला 100 सवाल गेस्ट पेपर से मिले हैं। नया एग्जाम 21 जून 2026 को सारी जगह नीट लीक चर्चा शुरू हुई।
जांच के बाद 3 मई के हुए एग्जाम को रद्द किया। 12 मई को एनटीए ने बोला 100 सवाल गेस्ट पेपर से मिले हैं। नया एग्जाम 21 जून 2026 को कराया। सारी जगह नीट लीक चर्चा शुरू हुई। बच्चों ने वीडियो डाले, कोई रोता हुआ, कोई कहता 3 साल की मेहनत बर्बाद। एक वायरल वीडियो में रायपुर की लड़की 1 मिनट लेट होने पर एग्जाम सेंटर से निकाल दी गई थी। पर बाद में जब एग्जाम कैंसिल हुआ तो लोग बोले लड़की को भगवान ने दोबारा मौका दिया है। टेलीग्राम पे फिर से 21 जून वाले री एग्जाम का पेपर बेचने का फेक वीडियो आया। एनटीए ने बोला फेक है। सारे टीवी न्यूज चैनल्स पर नीट लीक को लेकर चर्चा हो रही थी। यूट्यूब पर बस एक ही टॉपिक छाया था, 2026 लीक। पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी। राहुल ने एक्स पर लिखा, ये एग्जाम नहीं नीलामी है 22 लाख बच्चों के सपनों की। बाप ने लोन लिया, माँ ने गहना बेचा। प्रियंका गांधी ने कहा सख्त कानून का क्या फायदा जब लीक रुक ही नहीं रहा। कांग्रेस ने एनटीए को नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बोला। केजरीवाल बोले पहले नीट, फिर सीबीएसई, फिर एसएससी, फिर यूपीएससी, हर पेपर लीक हो रहा है। बीजेपी देश के भविष्य खराब कर रही है। पीएम ने एनडीए मीटिंग में कहा हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो युवाओं के भविष्य से खेलेंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा सीबीआई जांच करेगी। स्टूडेंट्स दोबारा एग्जाम पर रोष दिखा रहे थे, पर सीबीआई ने बोला अगर इसी पेपर पर रिजल्ट निकाल दिया तो जो 100 बच्चे पैसे देकर पेपर खरीदे हैं वही डॉक्टर बन जाएंगे और मेहनत वाले बच्चे रह जाएंगे। पहले एनटीए 8-9 मई तक कह रही थी लीक नहीं हुआ, पर जब सीबीआई के सबूत आए तो सरकार ने ही बोला कैंसिल करो। तो एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर पीडीएफ नोटिस डाला। 12 मई को 12:30 बजे एनटीए का नोटिस आया। In view of maintaining sanctity of examination, NEET UG 2026 held on 3rd May stands cancelled. Fresh exam on 21 June. एलन आकाश फिजिक्स वाला ने बोला कि एनटीए का सिस्टम ही फेल है, एनटीए को बंद करो। मतलब एक तरफ बच्चे खुश थे कि इंसाफ मिला, दूसरी तरफ गुस्सा थे कि 3 साल की मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। इन सब के बीच एक बयान आता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का। एक्चुअली कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसमें कुछ युवा कोर्ट में बार बार PIL डालते हैं। सूर्यकांत ने हियरिंग में बोला कि ये कुछ बेरोजगार लड़के हैं, दिन भर कुछ काम नहीं, बस कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं, हर सिस्टम में घुस जाते हैं। अदालतों की खबरें कवर करने वाले पत्रकारों से ये टिप्पणी कोर्ट रूम से बाहर आई और मीडिया तथा सोशल मीडिया पर फैल गई। इसी टिप्पणी ने कॉकरोच जनता पार्टी को जन्म दिया। भी एक तरफ नीट एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स सड़कों पर थे और सूर्यकांत के इस कॉकरोच बयान को स्टूडेंट्स ने अपने ऊपर ले लिया, जो कि सीजेआई ने सिर्फ फर्जी डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए बोली थी, ना कि नीट एग्जाम लीक से परेशान स्टूडेंट्स के लिए और ना ही आम बेरोजगार युवाओं के अपमान के लिए। लेकिन तब तक ये सोशल मीडिया और आम जनता के बीच मुख्य चर्चा का विषय बन चुका था, जिस पर अभिजीत दिपके ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए एक पोस्ट किया, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, और यहीं से कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ। अभिजीत महाराष्ट्र के औरंगाबाद का रहने वाला है। पुणे से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री की है। 2020-2022 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में स्ट्रैटेजिस्ट था। नैरेटिव बिल्डिंग, पॉलिटिकल मैसेजिंग का काम करता था। इनकी बनाई सीजेपी पार्टी कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं थी और नारा दिया I too am a cockroach। अभिजीत 6 जून को अमेरिका से दिल्ली पहुंचा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल की और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। यहाँ 22 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ, 17 बच्चों ने सुसाइड किया। घरवाले ने लाखों रुपए कोचिंग को दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी सर, कार चुप थी। हर बेरोजगार लड़के को लगा ये मेरी पार्टी है। अभिजीत के घरवाले भी परेशान थे कि कहीं पुलिस उसे पकड़ ना ले, क्योंकि भारत में उसका नाम सरकार तक पहुंच गया था। अभिजीत ने भी सोचा था कि दिल्ली एयरपोर्ट उतरते ही उसे तिहाड़ ले जाएंगे। अपने घर का एड्रेस तक बदलना पड़ा था। जयपुर प्रोटेस्ट में भीड़ में से किसी ने अभिजीत को थप्पड़ मारा था, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। थप्पड़ मारने वाले ने बाद में बयान दिया था कि वो खुद एक राष्ट्रवादी हैं। अभिजीत देश का माहौल खराब कर रहा है और वे युवाओं को बरगला रहा है, जिसके कारण उसे मैंने थप्पड़ मारा। अभिजीत के दिल्ली आते हैं उसके सहयोगी इसके साथ खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर कॉकरोच मीम्स चल रहे थे, स्टूडेंट्स जुड़ रहे थे और ऐसे ही दिल्ली के जंतर मंत्र पर कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के लिए आए थे। शुरुआत में भीड़ कम होने और बीच में स्थिति सामान्य रहने के बाद 20 जून 2026 से कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन की शुरुआत की। प्रोटेस्टर्स की 4 बड़ी मांगें थीं। पहली मांग, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मुख्य मांग पर प्रदर्शनकारी अड़े हुए थे। दूसरी मांग, नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच हो। हमें सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं। सीबीआई वही कर रही है जो एनटीए कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसटी बने, जिसमें छात्र प्रतिनिधि भी हों। तीसरी मांग, परीक्षा प्रणाली में सुधार हो। बोले एनटीए खत्म करो, एक पारदर्शी बॉडी लाओ। पेपर सेट करने वालों की लिस्ट सार्वजनिक करो ताकि पीवी कुलकर्णी जैसे लोग दोबारा ना आए। और चौथी मांग, छात्रों की सुरक्षा और मुआवजा हो। जो छात्र लीक की वजह से फेल हुए या आत्महत्या तक पहुंचे, उनके लिए मुआवजा और दोबारा फ्री में री एग्जाम।
दिल्ली में जंतर मंतर के अलावा मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, गोवा, गुवाहाटी, इंदौर, पटना और विदेश में न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन, मैनचेस्टर, नीदरलैंड्स भी कॉकरोच के नारे लग रहे थे। स्टूडेंट कहते हैं कि हमने पढ़ाई करी, जॉब नहीं मिली, ऊपर से हमें कॉकरोच बोला गया। एक लाइन में बोलो तो पेपर लीक से शुरू हुआ मुद्दा अब बेरोजगारी और बेइज्जती के खिलाफ लड़ाई बन गया है। सोनम वांगचुक ने 28 जून को प्रोटेस्ट में समर्थन दिया, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रवेश किया और आते ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। इनकी एंट्री प्रोटेस्ट में बहुत बड़ा मोड़ लेके आई। वांगचुक ने छात्रों के संघर्ष के साथ एकजुटता दिखाते हुए सीधे सरकार से जवाबदेही की मांग की। उनका यह अनशन जुलाई के आखिरी हफ्ते तक यानी कुल 26 दिनों तक चला। इन्होंने 1988 में लद्दाख में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ स्थापना की, जिसमें लद्दाख की शिक्षा प्रणाली में बहुत सुधार हुआ। उन्होंने आइस स्तूप तकनीक विकसित की। इन आइस स्तूप्स की मदद से सर्दियों के बहते पानी को शंकु के आकार में जमाकर कृत्रिम ग्लेशियर बनाए जाते हैं, जो गर्मियों में पिघलकर किसानों को खेती के लिए पानी देते हैं। एक मैक्से पुरस्कार विजेता और पर्यावरणविद के जुड़ने से ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ छात्रों का स्थानीय मुद्दा न रहकर एक राष्ट्रीय बहस बन गया। देश की मीडिया और राजनेताओं का ध्यान प्रोटेस्ट की ओर खिंचा। बीच में वांगचुक की बिगड़ती सेहत के कारण पुलिस के जबरन हॉस्पिटल उठाकर ले जाने के कारण छात्रों और पुलिस के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। एक तरफ वांगचुक के कारण ही सरकार झुकी थी, क्योंकि वांगचुक को डर था अगर पुलिस मुझे यहाँ से ले गई तो पुलिस जरूर इन बच्चों पर झूठे मुकदमे चलाएगी। सोनम की भूख हड़ताल के बाद ही सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई केस दर्ज नहीं होगा, संसद में इस पर चर्चा होगी और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद ही उन्होंने 26 दिन का उपवास समाप्त किया था। दूसरी तरफ सीजेपी की मांगें बढ़ रही थीं कि नीट री एग्जाम फ्री हो और सूर्यकांत द्वारा स्टूडेंट्स को कॉकरोच बोलने पर माफी मांगनी चाहिए। और इसके बाद ही सीजीआई सूर्यकांत जी ने बोला था कि वे देश के युवाओं का सम्मान करते हैं। उनका असली निशाना वो लोग थे जो फर्जी डिग्रियों लेकर अन्य नोबल प्रोफेशन में घुसपैठ कर लेते हैं। मैंने उन्हें कॉकरोच बोला था, नीट लीक को लेकर नहीं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। धर्मेंद्र 26 जून 1969 को ओडिशा के तालचेर में पैदा हुए। 2021 से शिक्षा मंत्री हैं और 9वें शिक्षा मंत्री हैं। इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री थे। उज्ज्वला योजना भी उन्होंने ही चलाई थी। एबीवीपी से राजनीति में आए। मजेदार बात यह है, उन्होंने 1997 में खुद पेपर लीक को लेकर 1500 छात्रों के साथ प्रदर्शन किया था। तब कर्मचारियों ने उनको पीटा था और हाथ की हड्डी टूट गई थी। तब ओडिशा में एक स्टेट लेवल एग्जाम लीक हुआ था, पर प्रोटेस्टर्स उनका इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि एनटीए उनके अंडर आता है। एनटीए एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। पेपर एनटीए के अंदर से लीक हुआ तो जिम्मेदार प्रधान है। 2024 में भी नीट लीक हुआ था। 2026 लीक के बाद ने पहले बोला कोई लीक नहीं हुआ, ये अफवाह है। बाद में सीबीआई ने पकड़ा तो बोले गलती हुई है। इस झूठ से बच्चे और गुस्सा हैं। जिस तरह कांग्रेस बच्चों को सरकार के खिलाफ भड़का रही है, उसे देखते हुए धर्मेंद्र जी बोले कि कांग्रेस सिर्फ बच्चों को पॉलिटिक्स टूल बना रही है। इस बात पर भी स्टूडेंट्स गुस्सा हुए, क्योंकि जो जंतर मंतर पर सीजेपी का धरना था वो कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था। वो अभिजीत दीपके के नेतृत्व में स्टूडेंट्स का स्वतंत्र आंदोलन था। कांग्रेस का उनसे कोई लेना देना नहीं था। इसमें अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सोनम वांगचुक जैसे लोग ही थे। मतलब ये किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, इसलिए इसका कोई एक नेता नहीं है। इसमें सारे प्रोटेस्टर्स ही लीडर्स थे। बात करते हैं उस दिन की जिस दिन ये प्रोटेस्ट सारी दुनिया में सुर्खियां बन गया था। 20 जुलाई 2026 सोमवार को सीजेपी ने 23 दिन के धरने के बाद चलो संसद मार्च का ऐलान किया। पुलिस ने पहले ही एडवाइस जारी की थी कि इस मार्च की कोई परमिशन नहीं मांगी गई न दी गई है और धारा 103 लागू है। कोई भी अनाधिकृत मार्च गैर कानूनी होगा। और अब सोमवार सुबह हजारों प्रदर्शनकारी तिरंगा लेकर कॉकरोच की वेशभूषा में संसद मार्ग पटेल चौक होते हुए संसद की तरफ बढ़ने लगे तो वहां कर्मचारियों ने उन्हें रोकना चाहा, पर प्रोटेस्टर्स पूरे जोश में थे। उनकी आरपीएफ और पुलिस से झड़प हो गई। भीड़ बैरिकेड तोड़ने लगी तो पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। सीजेपी का आरोप है कि इस दौरान कई छात्रों के सिर फूटे, कई घायल हुए। वहीं पुलिस का कहना था कि प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए रोकना पड़ा। CNN के हिसाब से 38 लोगों को बुराड़ी और छत्रसाल स्टेडियम में बंद किया। कई स्टूडेंट्स के सिर फटे। एक लड़की का वीडियो वायरल है जो पुलिस वैन के सामने लेट गई थी। एक तरफ पुलिस का कहना है कि जब पहले से बोला गया था कि संसद तक जाने की परमिशन नहीं है, फिर भी स्टूडेंट्स ने परमिशन तोड़ी, बैरिकेड तोड़ने लगे, इसलिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। उसी दिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव को भी पुलिस स्टेडियम ले गई थी धरने से उठाकर, और अगले दिन सुबह उन्हें रिहा किया गया। राहुल ने पोस्ट किया, मोदी जी हर जोर आजमा लो, सारी ताकत लगा लो। छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके न रुकेगी। लाठीचार्ज के बाद सरकार बैकफुट पर आई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक से 45 मिनट मुलाकात की। नड्डा ने कहा, सीजेपी जब चाहेंगे बातचीत के लिए तैयार है। ये पहली बार था जब सरकार ने सीधा संपर्क किया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने 21 जुलाई को नड्डा के बयान पर कहा, जब अनशन कर रहे बच्चों की मांगें सबको पता थीं,
तो क्या सरकार उन पर आंसू गैस और लाठीचार्ज का इंतजार कर रही थी? क्या सरकार बच्चों को पिटवाकर ही बातचीत पर आना चाहती थी? हेमा जी बोली, ऐसे प्रोटेस्ट करने से कुछ काम नहीं होगा, बैठकर बातचीत होनी चाहिए। ममता बनर्जी का बयान आया, जरूरत पड़ी तो मैं खुद कॉकरोच जनता पार्टी के साथ सड़क पर उतरूंगी। बॉलीवुड सेलेब सलमान खान ने पोस्ट किया कि बैठकर बात खत्म कर लो। ऋतिक रोशन ने भी सीजेआई की सपोर्ट में वीडियो डाला। सोनाक्षी सिन्हा और प्रकाश राज ने भी सपोर्ट किया। जैसे ही सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 6 लाख से ज्यादा फॉलोवर हो गए थे और जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ी, तो लोग इसे बांग्लादेश और नेपाल के जेनजी आंदोलन से जोड़ने लगे। कई लेफ्ट लिबरल पेज लिखने लगे, क्या भारत में भी जेनजी रेवोल्यूशन होगा? लाइव मिंट ने लिखा, विल सीजेपी स्पार्क अ नेपाल बांग्लादेश स्टाइल जेनजी प्रोटेस्ट इन इंडिया? अभिजीत दीपके को खुद सामने आना पड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए बयान में उन्होंने कहा, Our movement is peaceful. Don't compare it with Gen Z protests in Bangladesh and Nepal. प्रोटेस्ट का सबसे ह्यूमन वाला मोड था। लाठीचार्ज के बाद रात को 3 बजे जब सब बंद था, तब जंतर मंतर पे बैठे प्रदर्शनकारियों के लिए देश भर से लोगों ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना शुरू कर दिया। मुंबई के अनुज रावत ने जोमेटो पर खाना ऑर्डर किया। डिलीवरी बॉय से कहा, जो भी भूखा दिखे उसमें बांट दो, पैसे मत लेना। उसका वीडियो टेलीग्राफ और स्टेट्समैन में छपा। एक और डिलीवरी बॉय ने बताया कि किसी ने विदेश से चाय ऑर्डर की थी प्रोटेस्टर्स के लिए। आउटलुक बिजनेस ने लिखा कि ऐसा ही 2025 में इंडोनेशिया में भी हुआ था। पीएमजी ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में बयान दिया कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्दी ही सजा दी जाएंगी। 49 के जोरदार प्रोटेस्ट के बाद 25 जुलाई को धर्मेंद्र जी ने इस्तीफा दे दिया। प्रधान ने पीएम को इस्तीफे के बारे में लिख कर दिया, ये निजी प्रतिष्ठा का मामला नहीं, मैं नहीं चाहता छात्र अनिश्चितता में रहें। इसके बाद जंतर मंतर पर जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी के सौरभ दास, आशुतोष रांका की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सरकार ने बाकी 2 मांगे भी मानी। एफआईआर वापस लेना और सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने पर विचार करना। सीजेपी ने उसी रात कहा, हम गुड फेथ में धरना खत्म कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में 36 से चल रहा जंतर मंतर वाला टेंट, लाउड स्पीकर, पोस्टर सब हटा दिया गया। एबीपी ने लिखा, प्रोटेस्ट साइट एट जंतर मंतर डिजर्टेड लुक। 26 जुलाई शाम को पीएमजी ने पहला पब्लिक बयान दिया। नंदन नीलेकणी की लीडरशिप में हाई पावर टास्क फोर्स बनाई और बोले, नया पेपर लीक विरोधी कानून जल्द ही संसद में आएगा। सरकार ने सीजेपी को लिखित गारंटी देने का वादा किया है। 4 हफ्ते बाद दोबारा मीटिंग होगी जहां एनटीए सुधारों पर बड़ी रिपोर्ट आएगी। सीजेपी ने कहा, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। तो अभी के लिए सरकार और सीजेपी चैप्टर क्लोज हो गया है। फोकस अब नए कानून और कमेटी पर शिफ्ट हो गया है। तो ये थी सारी अनस्क्रिप्ट स्टोरी नीट लीक से लेकर प्रोटेस्ट के एंड तक की। क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीट का सिस्टम सुधर जाएगा, या ये सिर्फ एक चेहरे को बदलना है, या न्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से आगे से पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे? जवाब कमेंट में बताइए। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं, उन 21 छात्रों की आवाज़ है जो आज हमारे बीच नहीं है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि सिस्टम तक ये आवाज़ पहुँचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई अनस्क्रिप्ट स्टोरी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।